आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2011 हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तालव्य व्यंजन है। नंबर ए टा ठा अड़ा डा, नंबर 2 चा छा जा झा, नंबर 3 ता था दा धा, नंबर 4 पा फा बा भा। तो इनमें से जो तालव्य व्यंजन माना जाता है तो वह चा छा जा जो है तालव्य व्यंजन माना जाता है। तालव्य व्यंजन जो होते हैं वो इस तरह जो व्यंजन होते हैं वो इस तरह के होते हैं का, च, टा और पा, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो का से बनता है कंठ, का से कंठ, चा से तालु, ठा से मूर्धा, और यहाँ पर एक और रह गई बीच में ता। यहाँ पर ता, तो कंठ तालु मूर्धा, ता से आएगा दंत और पा से आएगा ओष्ठ। तो इस तरह से बने होते हैं। तो का खा गा जो हैं वो कंठ के अंतर्गत आते हैं, चा छा जा जो हैं वो तालु के अंतर्गत आते हैं, जबकि टा ठा अड़ा जो हैं यह जो हैं यह मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। पा फा बा मा जो हैं यह ओष्ठ के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन स्वरों को क्या कहते हैं। वैदिक, दीर्घ स्वर, पैतृक, प्लुप्त स्वर। तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुप्त स्वर वह स्वर होते हैं जिसमें ह्रस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगता है। तो वह स्वर जो माने जाते हैं वो प्लुप्त स्वर माने जाते हैं, जो कि ओम के आकार के जो शब्द बने होते हैं वो प्लुप्त स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो प्यास शब्द का जो वर्ण विच्छेद माना गया है, पा से पा, फिर या पर बड़े आ की मात्रा है तो बड़े आ की मात्रा, फिर सा छोटा सा है, यहाँ पर आ की कोई मात्रा नहीं तो छोटा वाला आएगा। इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा, तो ये वाला सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत् प्लस आरड़, उच्च प्लस चारड़, उच्चा प्लस रड़, उत् प्लस चारड़। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद है वह उत् प्लस चारड़ जो है वो उच्चारण का संधि विच्छेद माना जाता है। और यह जो है विसर्ग उच्चारण में जो संधि है वो विसर्ग संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो
शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, या शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। तो हम यह चौथा क्वेश्चन दिखाते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? तो रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल जो शब्द हैं यह सभी यौगिक शब्द माने जाते हैं। रसोई घर में रसोई प्लस घर है, अन्न में अन्न प्लस पढ़ है, पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय है, राजमहल में राज प्लस आलय है। तो यह सभी जो हैं यौगिक शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? तो किताब, सिनेमा, संतरा। तो किताब, सिनेमा और संतरा जो हैं यह सभी शब्द विदेशी शब्द माने गए हैं। किताब जो है वो एक किताब, सिनेमा और संतरा यह तीनों जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किस समूह के सभी शब्द जो हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, छपा, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची माने जाते हैं वो शशि, इंदु, रजनीपति जो हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस युग्म में विलोम शब्द नहीं हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति, बहिरंग, अंतरंग, प्रत्यक्ष, परवर्ती, पदोन्नत, पदान्नत। तो इसमें से जो सही विलोम शब्द नहीं माना जाता, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है न कि परवर्ती। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह परोक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संतोष का विलोम शब्द क्या है। संतोष का विलोम शब्द क्या है? असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। तो संतोष का जो विलोम क्या है? तो संतोष का जो विलोम है वह असंतोष माना जाता है। कौन सा विकल्प जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प जीवन का सही अनेकार्थी नहीं है? जल, जल, प्राण, जीवित या वायु। तो जीवन का जो सही अनेकार्थी नहीं माना गया है, वायु जो है वो जीवन का अनेकार्थी नहीं है, जबकि जल, प्राण, जीवित जो हैं वो जीवन का अनेकार्थी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं। एकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, अनेकार्थी। तो जिन शब्दों में एक से अधिक जो अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समूह के सभी सदस्यों में प्रत्यय हैं। तो दयालु, डिबिया और अज्ञानी। इन सभी शब्दों में जो है प्रत्यय शब्द लगा है। दयालु में लू प्रत्यय शब्द लगा हुआ है, डिबिया में ईया प्रत्यय लगा है और अज्ञानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है। दाल रोटी का है, दाल और रोटी। पंचानन का है, पांच हैं आनन जिसके शिव।
पुस्तकालय का है पुस्तक और आलय, सुलोचना का है सुंदर है लोचन जिसके। तो किस विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है? तो पुस्तकालय का पुस्तक और आलय जो है इसका समास विग्रह सही नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो जिसका पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास माना जाता है, जबकि अव्ययी भाव में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु जो है वे संख्यावाची होते हैं और तत्पुरुष जो हैं उनमें कारक चिन्हों का लोप होता है और कर्मधारय जो हैं वो विषय विशेषण होते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, जबकि द्विगु में पहला शब्द जो है वो संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में कारकों का लोप होता है और तत्पुरुष में जो अंतिम पद प्रधान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। गोधूली, अजातशत्रु, पार्थिव या दुराग्रह। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? ये तो हो गया, यह भी हो गया संतोष का विलोम, असंतोष ये भी हो गया, हाँ यह भी हो गया, अनेकार्थी भी हो गया और यह भी, तो यह भी हो गया, यह भी हो गया। यहाँ पर थे कि संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? तो वह गोधूली माना गया है। अगला शब्द देखते हैं कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? बहादुर, वीरांगना, दबंग या युत्सु। तो युद्ध करने का जो इच्छुक माना जाता है उसे युत्सु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? त्वा, ता, तम या पन। तो मधुर शब्द में ता प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? मधुर में ता प्रत्यय लगाने से वो भाववाचक बन जाएगा मधुरता। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम माने गए हैं कौन, किसे, कब जो हैं यह प्रश्नवाचक समूह माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, और वह पहली क्रिया को कहते हैं। तो जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का बोध हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि एक पद वाक्य या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अपव्यय कहते हैं। तो एक पद वाक्यांश और उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश से जोड़ने वाले अपव्यय जो है वो समुच्चय बोधक अपव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, या मेरे घर की छत टपकती है। तो किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है? तो वह मानी जाती है कि किसान खेत से सूखे पेड़ कटवा चुका है। जहाँ पर कोई कार्य खुद स्वयं से न करके जब किसी और से करवाया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्र वाक्य है। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो इसमें से जो मिश्र वाक्य माना जाता है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य माना जाता है। जहाँ बीच में किंतु और इसलिए परंतु आए तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य माना जाता है। जहाँ पर एक उद्देश्य एक कर्ता हो वहाँ पर एक उद्देश्य और एक ही कर्म हो तो वहाँ पर जो होता है वो सरल वाक्य होता है। जैसे सीता पढ़ रही है, सीता एक कर्ता है, पढ़ना उसका एक ही कर्म है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि राम आया और भाई से मिला और तुरंत लौट गया, किस प्रकार का वाक्य है। तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य और या जटिल वाक्य। तो राम आया और भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो यहाँ और जब और किंतु परंतु इसलिए जो शब्द जुड़े होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी बड़े का अंश संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह, अल्प चिन्ह, अर्धविराम या कोष्टक। तो किसी बड़े अंश का जब संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है तो वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर एक बिंदी सी रखी जाती है। अल्प विराम में जो है एक कॉमा लगाया जाता है और अर्धविराम में जो है इस तरह से लगाया जाता है। कोष्टक जो है इस तरह लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है। तो सही विराम चिन्हों वाला जो वाक्य है, छी तुमने तो एक नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इसमें जो है ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है यह विषयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया और छी जो है शब्द जो है अपने आप में विषयबोधक है। जहाँ आश्चर्यचकित होने वाली जो बात होती है तो वह विषयबोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी लोकोक्ति और उसका अर्थ सही नहीं है। तो छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना। तो छठी का दूध आने का मतलब बचपन का लाड़ प्यार याद आने का ना नहीं है, जबकि सुख की बातें याद आना है। अगला प्रश्न देखना है कि कौन अर्थ सही है। कौन अर्थ सही है। तो छाती पर सांप लौटने का मतलब है ईर्ष्या करना,
तो यहीं पर यह सही है कि छाती पर सांप लौटने का जो मतलब होता है वो ईर्ष्या करना ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेत रहने का अर्थ है। खेत रहने का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। तो खेत रहने का जो मतलब होता है वह होता है शहीद हो जाना, जो है वो खेत में रहना का अर्थ माना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि रंग में भंग होने का अभिप्राय है रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो रंग में भंग होने का मतलब जो माना जाता है वह उल्लास में विघ्न पड़ना जो है रंग में भंग माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।